हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो दिसंबर 2019 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रंसोथ पर्वत का उदाहरण है या ब्रंसोथ पर्वत है? पहला विकल्प है हिमालय पर्वत, दूसरा है अपलेशियन पर्वत, तीसरा है यूराल पर्वत और चौथा है वोसजेस पर्वत। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, वोसजेस पर्वत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। ये कथन दिया गया है। दूसरा कथन लिखा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। दूसरा लिखा है, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। और तीसरा लिखा है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो इसमें बताना है कौन से सही है। तो ए, बी, सी तीनों सही हैं, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। ए, बी, सी तीनों सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? पहला विकल्प है मध्य मंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है बहिर्मंडल और चौथा है समताप मंडल। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। पहला विकल्प है लोगों के आवागमन से, दूसरा विकल्प है घरों की पास बसावट से, तीसरा है एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से और चौथा है ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। पहला विकल्प इसमें सही है, मूवमेंट ऑफ पीपल। अगला प्रश्न है, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। पहला विकल्प है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, दूसरा विकल्प है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के और चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। अगला प्रश्न है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। दूसरा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो इसमें ए और बी दोनों गलत हैं। चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। लिखा है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। पहला विकल्प है बायोगैस, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है भूतापी ऊर्जा और चौथा है मौन। इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, प्राकृतिक गैस
यानी नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकल्प है अंटार्कटिका, तीसरा विकल्प है यूरोप और चौथा विकल्प है एशिया। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री अंटार्कटिका में स्थित है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। 2 और शोध संस्थान है वहाँ पर, एक दक्षिण गंगोत्री और एक भारती और मैत्री, यानी 3 शोध संस्थान है वहाँ पर। तीनों के नाम याद रखने हैं, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? लिखा है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, दूसरा है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, तीसरा है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, और चौथा है सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तो ये चौथा वाला जो है यह गलत है, और गलत ही पूछा गया है कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है, तो चलिए करते हैं मिलान। तो नर्मदा घाटी, आखेट और संग्रहण ए को मिलाएंगे दूसरे से। वज्जी आरंभिक गणतंत्र बी को मिलाएंगे पहले से। गारो पहाड़ियाँ, तो इसको मिलाएंगे 5वें से आरंभिक कृषि। गंगा घाटी, इसको मिलाएंगे तीसरे से लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, इसको मिलाएंगे चौथे से प्रथम नगर। तो इस क्रम में तीसरा विकल्प सही है, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का 5वां, डी का तीसरा और ई का चौथा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए। कथन ए दिया गया है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी लिखा है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो इसमें ए गलत है किंतु बी सही है, यानी चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में हैं। कथन ए है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कथन बी है, राष्ट्रवादी विचारों को व्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें बताना है, कथन पर विचार करना है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है किंतु ए की व्याख्या बी नहीं है, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? पहला विकल्प है कांगड़ा शैली की चित्रकला, दूसरा है गिरनार का शैल अभिलेख, तीसरा है पांदशाह नामा चित्रकला और चौथा है मध्य प्रदेश की सैन्य चित्रकला। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, मध्य प्रदेश की सैन्य चित्रकला। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। पहला विकल्प है सरकारी संस्थानों में, दूसरा है एक निश्चित फीस लेकर, तीसरा है साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, और चौथा है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, साल भर पढ़ाया जाता था, सिर्फ फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन ए और बी 18-19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र उद्योग के संदर्भ में है। कथन ए लिखा है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे,
कथन भी लिखा है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो इसमें ए गलत है किंतु बी सही है। चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, BCE का तात्पर्य है। पहला विकल्प है बिफोर क्रिश्चियन एरा, दूसरा है बिफोर कॉमन एरा, तीसरा है बिफोर सीजर एरा और चौथा है बिफोर कंटेम्पररी एरा। तो BCE का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। पहला विकल्प है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। दूसरा है महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तीसरा है शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। और चौथा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। लिखा है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। दूसरा लिखा है जंगलों का विनाश हो गया होगा। तीसरा विकल्प लिखा है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और चौथा विकल्प लिखा है संभवतः नदियां सूख गईं। सही व्याख्या का चयन करें। तो इसमें ए सही है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बी भी सही है, जंगलों का विनाश हो गया होगा। और डी सही है, संभवतः नदियां सूख गई होंगी। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, ये सही नहीं है। ए, बी और डी सही है, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। पहला विकल्प है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। दूसरा है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तीसरा है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। और चौथा है मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अगला प्रश्न है, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। पहला विकल्प लिखा है उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। दूसरा है गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। तीसरा है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। और चौथा विकल्प है अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है। पहला विकल्प है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। दूसरा विकल्प है अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। तीसरा विकल्प है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। और चौथा विकल्प है जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। तो इस प्रश्न में गलत बताना है, तो दूसरा इसका उत्तर होगा कि अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। ये गलत है और गलत पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। पहला विकल्प है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा है अवध बिहार मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। तीसरा है भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। और चौथा है
तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? पहला है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, दूसरा है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, तीसरा है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता और चौथा है जनता को मतदान का अधिकार। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? पहला विकल्प है लद्दाख, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो भारत के लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? पहला विकल्प है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, दूसरा है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, तीसरा है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान और चौथा है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? पहला विकल्प है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, दूसरा है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, तीसरा है यह कोयला एवं लौह अयस्क जैसी खनिजों की प्रचुरता है और चौथा है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो इसमें पूछा गया है कि लक्षण नहीं है, तो चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? पहला विकल्प है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दूसरा है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं, तीसरा है गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है और चौथा है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि? पहला विकल्प है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, दूसरा है पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, तीसरा है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है और चौथा है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपवन किसे कहा गया है? पहला विकल्प है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, दूसरा है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, तीसरा है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके और चौथा है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। अगला प्रश्न है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। पहला विकल्प है गाड़ियों में, दूसरा विकल्प है कार्यस्थलों पर, तीसरा विकल्प है वैवाहिक संबंधों में और चौथा विकल्प है सड़कों पर। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, कार्यस्थलों पर, एट वर्क प्लेसेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं?
पहला विकल्प है विधानसभा के सदस्य, दूसरा विकल्प है संसद के सदस्य, तीसरा विकल्प है केंद्र सरकार और चौथा विकल्प है अटॉर्नी जनरल। तो भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पहला विकल्प है पटवारी, दूसरा विकल्प है नगर निगम वार्ड काउंसलर, तीसरा विकल्प है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और चौथा विकल्प है लेखपाल। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, नगर निगम वार्ड काउंसलर। यह शहरी प्रशासन अधिकारी होता है और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK वासु निर्देश क्या है? पहला विकल्प है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, दूसरा है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, तीसरा है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश और चौथा है गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। DK वासु निर्देश हैं गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? पहला विकल्प है अनुसूचित जनजातियां, दूसरा विकल्प है अनुसूचित जातियां, तीसरा विकल्प है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और चौथा है अति पिछड़ी जातियां। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, अनुसूचित जनजातियां। अगला प्रश्न है, द्वितीयक स्रोत एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है, पहला विकल्प है भारत का संविधान, दूसरा है जनगणना रिपोर्ट 2011, तीसरा विकल्प है जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड और चौथा है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पुस्तक। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाई तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। दूसरा कथन लिखा है, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो इसमें A और B दोनों सही है, यानी दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, दूसरा है सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, तीसरा है शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना और चौथा है समाज में यथास्थिति बनाए रखना तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार कराना। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प है पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, दूसरा है शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, तीसरा विकल्प है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए और चौथा है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत हैं। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए भी प्रयासरत रहे। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि।
पहला विकल्प है फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। दूसरा है फिल्म अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। तीसरा है फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। और चौथा है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें ए, बी, सी सही है, यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है। पहला है मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। दूसरा है चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। तीसरा है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। चौथा विकल्प है विद्यार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो इसमें जो सही है वह बताना है, तो केवल ए सही है कि मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि पहला विकल्प लिखा है विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें। दूसरा लिखा है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। तो इसमें ए सही है और सी सही है, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। पहला विकल्प है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चिन्हित करने के लिए। दूसरा है अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। तीसरा है एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। और चौथा है शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। तो इसमें ए सही है, बी सही है और सी सही है, यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। पहला विकल्प है यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। दूसरा है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। तीसरा है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। और चौथा विकल्प लिखा है कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। तो इस प्रश्न में ए सही है, सी सही है और डी सही है। जब दृष्टिबाधित हैं तो विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों को प्रयोग करने से कोई भी लाभ नहीं होगा क्योंकि बच्चों को कम दिखाई देता है या उन्हें दिखाई ही नहीं देता है। तो इसमें ए, सी और डी सही है, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। पहला है यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। दूसरा है यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। तीसरा है यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। और चौथा है यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो इसमें ए सही है, बी सही है और डी सही है। सी गलत है। ए, बी और डी यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। पहला विकल्प है सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक
दूसरा है स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, तीसरा है समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, और चौथा है विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है। ए, बी एवं सी यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? पहला है पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, दूसरा है कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, तीसरा है विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों की, चौथा है एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो इसमें ए सही है और सी सही है। ए और सी यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? पहला है कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, दूसरा है समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, तीसरा है यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, और चौथा है एक रूप सम। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही होगा, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। लिखा है सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। दूसरा है एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तीसरा है रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। और चौथा विकल्प है पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है वही सुचिता हिंदी बोलती है। तो प्रश्न में कहा गया है कि विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें, तो चौथा विकल्प इसमें सही है, पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है वही सुचिता हिंदी बोलती है। अगला प्रश्न है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक निर्माण में जीरो, बोनविला, नाम दफा, राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा निशांत गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए दो राज्यों को इंगित करने के लिए कहेंगे? पहला विकल्प है मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर, दूसरा है मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, और चौथा है नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। तो इस प्रश्न में दूसरा इसका उत्तर होगा कि प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। पहला विकल्प है सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, दूसरा है सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, तीसरा है हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, और चौथा विकल्प है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। तो इसमें पूछा गया है कि जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित नहीं करता है या जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, तीसरा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। पहला है अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना,
दूसरा है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। तीसरा है सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। और चौथा है स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। तो इसमें बी सही है और डी सही है, यानी तीसरा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला विकल्प है कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। दूसरा है भारतीय समाज परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। तीसरा है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक चौथा विकल्प है स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन को प्रमुखता देना। तो इसमें बी और डी सही है, यानी तीसरा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला विकल्प है कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। दूसरा है भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। तीसरा है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। और चौथा है कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, यानी दूसरा इसका उत्तर है, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि। पहला विकल्प है इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। दूसरा है इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। तीसरा है इतिहास व्याख्यानों के विभेदों को संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। और चौथा है इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें। तो इसमें ए सही है, बी सही है, डी सही है, ए, बी और डी यानी दूसरा विकल्प इसलिए सही है। अगला प्रश्न है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। पहला विकल्प है समानता, दूसरा है जीवन, तीसरा है न्याय और चौथा है आज़ादी। इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, जीवन दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है B.R. अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है M.K. गांधी और चौथा विकल्प है राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। पहला विकल्प है 4, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 0 कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, कोई भी नहीं। आखिरी प्रश्न है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया। पहला विकल्प है एकतंत्र, दूसरा है तानाशाही, तीसरा है लोकतंत्र और चौथा है अल्पतंत्र। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, लोकतंत्र। तो ये प्रश्न दिसंबर 2019 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।